हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल साइंस में। और आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेव ऑप्टिक्स। हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल साइंस में। और आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स की एक न्यू ब्रांच पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है वेव ऑप्टिक्स, यानी तरंग प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स हम स्टार्ट किए थे और ऑप्टिक्स में हम आपको उसके पहले पार्ट रे ऑप्टिक्स के वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे थे। और रे ऑप्टिक्स में लगभग 22-24 लेक्चर्स आपको मिले, जिनमें हम रे ऑप्टिक्स के सारे चैप्टर को कवर करने की पूरी कोशिश किए हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के वेव नेचर की स्टडी करते हैं, यानी वेव ऑप्टिक्स होता क्या है। यह भौतिक विज्ञान की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश की तरंग प्रकृति का अध्ययन करते हैं। पर इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? हालांकि हमको पढ़ना तो हाइगन्स वेव थ्योरी से है। हाइगन्स ने इसको प्रूव करके दिखाया था कि लाइट वेव नेचर भी रखती है, पर उसके पहले वैज्ञानिकों का बहुत मतभेद था। कुछ का मानना था कि ये पार्टिकल नेचर रखती है, यानी ये पार्टिकल है, ये कणों का समूह है जो किसी निश्चित दिशाओं में प्रकाश स्रोत से निकलकर एक निश्चित वेग से ट्रेवल करता है, गति करता है। ठीक, तो उसके संदर्भ में न्यूटन साहब, सर आइजैक न्यूटन ने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी को हम जानते हैं न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से, यानी न्यूटन का कणिका सिद्धांत। यह थ्योरी है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो इस थ्योरी में न्यूटन साहब ने यह साबित करने की कोशिश की है कि ये जो लाइट होती है ना, ये बहुत छोटे छोटे वेरी स्मॉल पार्टिकल का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जो किसी लाइट सोर्स से इमिट होता है, उत्सर्जित होता है, और यह किसी समांग माध्यम में एक निश्चित दिशा में निश्चित वेग से ट्रेवल करता है। इसके संदर्भ में उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट्स उन्होंने क्या कहा कि एवरी लाइट सोर्स, यानी प्रत्येक प्रकाश स्रोत इमिट्स टीनी पार्टिकल। इमिट्स मीन्स उत्सर्जित करता है, अपने अंदर से वो निकालता है, उत्सर्जित करता है। कोई भी लाइट सोर्स हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे आपका ये एलईडी बल्ब जो भी आपके लाइट सोर्स हैं, लैंप है, जो भी हैं, वो सब क्या करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि ये सभी लाइट सोर्स अपने अंदर से टीनी पार्टिकल, यानी वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे कणों का उत्सर्जन करते हैं, जो पर्पस्कल कहलाते हैं, यानी जो कणिकाएं कहा जाता है। यानी न्यूटन साहब ने उन स्मॉल या टीनी पार्टिकल्स को नाम दे दिया पर्पस्कल, यानी कणिकाएं। तो ये इनका नाम इन्होंने कणिकाएं दिया, तो उन्हें कणिका कहा। ठीक, सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा, दिस पर्पस्कल ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो कणिकाएं हैं वे सदैव एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती हैं, मूव करती हैं, अर्थात गति करती हैं विथ डिफरेंस स्पीड। यानी ये सभी कणिकाओं की स्पीड आपस में इक्वल नहीं होती, सबकी अलग अलग डिफरेंस होती है इन डिफरेंस मीडियम में। ये ध्यान रहे, एक ही मीडियम है तो सबकी स्पीड तो समान होगी, पर डिफरेंस मीडियम हुआ, अगर मीडियम चेंज होता है तो इन पर्पस्कल्स, ये जो पर्पस्कल्स हैं, इनकी जो स्पीड है वो डिफरेंस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये चेंज होकर के बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये पहले ही पॉइंट में इन्होंने बताया कि ये जो पर्पस्कल होती हैं, ये जो कणिकाएं होती हैं, ये कणिकाएं परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, यानी पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं, और रिजिड होती हैं। रिजिड मीन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनका साइज शेप फिक्स होता है, एंड डिफरेंट साइज एंड शेप की होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी लाइट सोर्स से
ये एक लाइट सोर्स है, तो इस लाइट सोर्स से जो कणिकाएं निकलेंगी वो अलग अलग डिफरेंट शेप की होंगी, डिफरेंट साइज की भी होंगी, वो किसी भी आकार की हो सकती हैं, ठीक है। तो और ये परफेक्टली इलास्टिक होती हैं और मासलेस होती हैं, यानी इनका मास नगण्य के बराबर होता है। ऐसा तो नहीं है कि मासलेस की मीन नगण्य के, इनका मास गणना करने योग्य नहीं होता है। नहीं तो आप सोचो कि अगर लाइट पार्टिकल जो हैं, लाइट की जो पर्पस्कल्स हैं, इनमें मास होता तो सूर्य से इतनी लाइट आ रही हमारे ऊपर, हमको थोड़ा भारी महसूस होता, पर ऐसा नहीं होता है, यानी ये मासलेस होती हैं, ठीक है। तो अगर ये परफेक्टली इलास्टिक हैं और रिजिड हैं, अब उसी से हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए ये लिखा क्या है, दिस पर्पस्कल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये बात तो समझ में आ रही है, सीधी रेखा में चलती हैं ये, विथ कांस्टेंट स्पीड इन डिफरेंस मीडियम। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही हैं तो डिफरेंस मीडियम होगा तो कांस्टेंट स्पीड नहीं चलेंगी, अलग अलग मीडियम में ये अलग अलग कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है। मीडियम चेंज होने पर ये स्पीड चेंज भी हो सकती है। ऐसा इसलिए इन्होंने बताया क्योंकि इन्होंने क्या माना, मासलेस हैं पर इनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, ये रिजिड बॉडी जैसी हैं, यानी ये एक पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, और ये नंबर ऑफ इनफाइनाइट होती हैं। ये भी खास बात है कि ये किसी लाइट सोर्स से अनकाउंटेबल पर्पस्कल इमिट होती हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट होती हैं जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही होती हैं उस मीडियम के पार्टिकल से। तो जब अट्रैक्ट होती हैं तो जिस मीडियम की डेंसिटी अधिक होगी वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अधिक होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा तो उसकी स्पीड किसी रेयर मीडियम जहाँ डेंसिटी कम है वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा इन पर, तो वहाँ की स्पीड की तुलना में यहाँ की स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी के संदर्भ में इन्होंने ये पॉइंट दिए हैं कि डिफरेंस मीडियम में ये डिफरेंस स्पीड से ट्रेवल करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस कलर्स ऑफ लाइट, यानी भिन्न भिन्न रंग की जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश हैं, हैव डिफरेंस कर्पस्कल, यानी ये अपने पास डिफरेंस भिन्न भिन्न कलर की जो लाइट हैं वो भिन्न भिन्न कणिकाएं रखती हैं इन साइज एंड शेप, आकार और आकृति में। आकार और आकृति में ये डिफरेंस यानी भिन्न भिन्न प्रकार की कणिकाएं रखते हैं, यानी येलो कलर की कणिकाएं रेड कलर की कणिकाओं से साइज में भी डिफरेंस होंगी और उनके शेप में भी डिफरेंस होंगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको न्यूटन साहब ने अपने कणिका सिद्धांत में एक्सप्लेन किया था, और यह थ्योरी इन्होंने लगभग मैं एकदम परफेक्टली बता रहा हूँ, हालांकि मैं क्या बताऊंगा, मैं तो उस टाइम था ही नहीं, ऐसा किताबों में मिलता है लिखा। 1675 सन 1675 में ये थ्योरी आई और यह थ्योरी बाद में पूरी तरह फ्लॉप हुई, यानी गलत हो गई। मतलब ये सारे पॉइंट्स गलत हुए। इन्होंने गलत इसलिए हुए क्योंकि कुछ फिनोमेनाज ऐसे हैं कि इस थ्योरी से उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया गया, जैसे इंटरफेरेंस। अगर लाइट में इंटरफेरेंस की भी फिनोमेना होता है, यानी व्यतिकरण की भी घटना होती है, और इस कर्पस्कुलर थ्योरी से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा था। विवर्तन है आपका, विवर्तन का भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। इस थ्योरी से न्यूटन साहब ने केवल परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या दी, वो भी गलत पाया गया। क्या गलत पाया गया? उन्होंने ये बताया कि अगर डेंसर मीडियम है, क्या कहते हैं कि अपवर्तन में क्या बताया, डेंसर मीडियम में स्पीड इन डेंसर मीडियम is less than speed in greater than speed in rarer medium। जबकि आज सभी को पता है कि डेंसर मीडियम में
रेयर मीडियम के कंपैरिजन में स्पीड लाइट की कम ही होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम दो मीडियम लें, वाटर एंड एयर, तो वाटर की कंपैरिजन में एयर रेयर मीडियम है, या एयर के कंपैरिजन में वाटर रेयर मीडियम है, सॉरी डेंसर मीडियम है, तो वाटर में स्पीड कम होगी। सच्चाई तो यही है कि वाटर में स्पीड कम होगी और एयर में स्पीड ज़्यादा होगी। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी, स्पीड इन डेंसर मीडियम, आई मीन्स वाटर, एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको वाटर माने तो वाटर और एयर में ये रेयर मीडियम होगा एयर, और ये वाटर जो है आपका डेंसर मीडियम होगा। तो उनके अनुसार वाटर में स्पीड ज़्यादा होगी और एयर में स्पीड कम होगी। तो ये पूरी तरह गलत हुआ। तो परावर्तन और अपवर्तन की भी व्याख्या में त्रुटि आई, इसलिए यह थ्योरी पूरी तरह फ्लॉप हुई। पर इस नाम में इतना दम था, ये जो न्यूटन साहब हैं, मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो न्यूटन साहब हैं इनके नाम से ये थ्योरी बहुत फेमस हुई। यानी सब ने यही माना कि अब न्यूटन साहब ने ये थ्योरी दिया है तो इसमें कुछ तो खास बात होगी, और उसी के आधार पर इस थ्योरी को पढ़ते रहे। जबकि 1678 ईस्वी में ही सर आइजन न्यूटन तो थ्योरी दिए थे, हाइगन्स ने वेव थ्योरी दी थी, पर हाइगन्स की वेव थ्योरी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया जितना न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी को इम्पोर्टेंट दिया गया था, क्योंकि उस वक्त न्यूटन पर लोग ज़्यादा भरोसा करते थे। फिर उसके बाद जब ये कुछ फिनोमेना, लाइट में होने वाले कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो हाइगन्स वेव थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन किया। तो हाइगन्स वेव थ्योरी आज के टाइम पर सत्य मानी जा रही है। तो पढ़ना तो आपको सिलेबस में हाइगन्स वेव थ्योरी ही है। इस कर्पस्कुलर थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया है, ये किसी फिनोमेना को पूरी तरह परफेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रही थी, तो ये थ्योरी फ्लॉप हुई। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि इन्होंने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक, तो चलिए, जैसे अगर प्रकाश का परावर्तन, तो उन्होंने क्या बताया कि लाइट सोर्स से नंबर ऑफ इनफाइनाइट पर्पस्कल इमिट होते हैं और वो कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। तो जब वो किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराते हैं, तो चूंकि ये उनके अनुसार ये परफेक्टली इलास्टिक हैं और रिजिड भी हैं, तो जब ये परफेक्टली इलास्टिक हैं और रिजिड हैं तो इस सरफेस से टकराएंगे तो यहाँ पर पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्य होगा, और प्रत्यास्थ संघट्य की वजह से ये इस तरह वापस चले जाएंगे। तो इस तरह इन्होंने प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या दी। इसी तरह इन्होंने अपवर्तन की भी व्याख्या दी, पर अपवर्तन की व्याख्या तो पूरी तरह गलत साबित हो गई, क्योंकि उनके अनुसार सघन माध्यम में स्पीड अधिक होती है और विरल माध्यम में स्पीड कम होती है। पर आज सभी को पता है कि सघन माध्यम में कम होती है और विरल माध्यम में अधिक होती है। मान लेते हैं ये है आपका कोई अपवर्तक तल, यानी ये दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक, मान लेते हैं ये आपका रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम, शॉर्टकट में ही लिख दे रहे हैं, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो अगर जब ये लाइट की जो कणिकाएं हैं यानी पर्पस्कल्स हैं, ये इस रिफ्रैक्टेड सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं, तो इधर रेयर मीडियम के पार्टिकल हैं और उसके नीचे डेंसर मीडियम के पार्टिकल हैं। तो इस डेंसर मीडियम के पार्टिकल इन पर्पस्कल को अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि अट्रैक्ट तो रेयर मीडियम के भी कर रहे होंगे, पर रेयर मीडियम की डेंसिटी कम होती है, तो उसमें पार्टिकल उतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे जितना डेंसर वाले लगाएंगे। तो इसी के आधार पे उन्होंने यहाँ मिस्टेक किया। तो इस पार्टिकल पर यहाँ मान लो तो एक पार्टिकल है तो इस तरह अट्रैक्ट किया, यहाँ वाला पार्टिकल इधर अट्रैक्ट किया, यहाँ वाला पार्टिकल इधर अट्रैक्ट किया, यहाँ वाला इधर, यहाँ वाला इधर। तो इस तरह ये डेंसर मीडियम के सारे पार्टिकल इस पर्पस्कल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगे, और जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ परपेंडिकुलर से कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, ऐसे।
तो ये पर्पस्कल दूसरे मीडियम में जब इंटर करते हैं तो इस डायरेक्शन में चले गए। तो इस तरह इन्होंने अपवर्तन की व्याख्या दी। पर यहाँ इस आधार पे इन्होंने बताया कि डेंसर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेंसर मीडियम के अणुओं द्वारा अधिक होता है। तो उन्होंने उसे अपना आधार बनाकर ये एक्सप्लेनेशन दिया कि इस पर्पस्कल्स पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो रेयर मीडियम के पार्टिकल के कंपैरिजन में अधिक होगा, तो यहाँ स्पीड भी अधिक हो जाएगी। तो उन्होंने ये थ्योरी दे दी कि स्पीड इन डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम में जो इस पर्पस्कल यानी लाइट की जो स्पीड है वह रेयर मीडियम के कंपैरिजन में अधिक है। बाद में हाइगन्स वेव थ्योरी ने इसको भी गलत साबित किया। तो ये पूरी तरह न्यूटन्स कार्पस्कल थ्योरी फ्लॉप हुई। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं हमको। मैं पहले लेक्चर्स में इसके केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हूँ। स्टार्टिंग तो यहीं से हुई। भले हाइगन्स ने इसमें संशोधन करके अपनी वेव थ्योरी दिया और उन्होंने ये प्रूफ किया, सिद्ध कर दिया कि लाइट जो है वह वेव नेचर है, यानी उसके पास तरंग का गुण है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट के वेव नेचर अर्थात हाइगन्स वेव थ्योरी की स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।